अनुतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजबन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हमारा ही बैच झारखंड में प्रथम बैच था जिसमें एपीओ एडीजे हुए। जनपद न्यायाधीश जामताड़ा हो गए, 3 साल लेबर जज भी हुए। फिर एक गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है, तो यूपी, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ 3 प्रांत की बाउंड्री है। फिर अंतिम पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट जज लोहरदगा हुई और वहाँ से रिटायर हो गए। शादी मेरे 1982 में हुई, जब मैं एक बेटा है और 2 बेटियाँ हैं। बेटा रांची हाई कोर्ट में एडवोकेट है, बड़ी बेटी जो है वो पीएनबी में लॉ अफसर है, छोटी बेटी असिस्टेंट प्रोफेसर है सिम्बियोसिस पुणे में। अच्छा, तो आपकी बतौर चेयरमैन जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग गोरखपुर में तैनाती कब हुई? वो 27 अगस्त 2020 को हुई। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गोरखपुर का रहने वाला है, हाँ। और वह सामान बम्बई में खरीदा है, तो क्या वो गोरखपुर में दावा कर सकता है? बिल्कुल। तो 45 दिन के बाद अगर आप जवाबदेही देते हैं, एक पक्षी मान लिया जाएगा, एक पक्षी रिकॉल भी नहीं होगा। लीगल नोटिस देना जरूरी है? नहीं। निष्पादन की जो व्यवस्था है, अगर कोई पालन नहीं करता है, 3 वर्ष से अनावधिक कारावास और 1 लाख से अनाधिक अच्छा फाइन। अपील भी फाइल करने के लिए 50% ऑफ डिक्रीटल अमाउंट आपको जमा करना पड़ता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपना नायक मान रखा है, क्योंकि दुनिया चल रही है तो कोई असीम शक्ति है जो इसको संचालित करती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, समय की ये सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो हमेशा व्यतीत होता रहता है। एक मनोभाव है कि अच्छा समय होता है तो लगता है कि जल्दी बीत रहा है, और अगर समय ज़रा सा भी गड़बड़ हुआ तो लगता है कि समय जो है विलंब से बीत रहा है। समय की अपनी गति है, वो अपने समय से चलता रहता है, और मनुष्य उस समय के साथ अपने आप को परिमार्जित करता रहता है, ढालता रहता है, और उसके जीवन के जो अनुभव होते हैं वो समाज के अन्य लोगों के काम आते हैं। आज हम भी एक ऐसे व्यक्ति के साथ यहाँ उपस्थित हैं, उनका नाम है चंद्र प्रकाश आस्थाना जी। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में जिला उपभोक्ता आयोग के आप चेयरमैन हैं। बाकी का परिचय आपके ही मुखर बिंदुओं से हम जानेंगे। तो आस्थाना जी, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि हमने आपका नाम बता दिया है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके माता पिता कौन हैं, आपका जो मूल स्थान है जहाँ आप पैदा हुए, उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी, मेरे माता पिता दिवंगत हो चुके हैं। माता जी का नाम था सावित्री अस्थाना और पिताजी का नाम था इकबाल बहादुर राव अस्थाना। अच्छा, आप लोगों का मूल गांव? मूल गांव सुंभी है, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जो पंडित राहुल सांस्कृत्यायन के गांव से थोड़ा पहले पड़ता है। और आजमगढ़ शहर से 12 किलोमीटर साउथ में पड़ता है। तो प्रारंभिक शिक्षा भी आपकी गांव से ही हुई होगी? हाँ, प्रारंभिक शिक्षा गांव से हुई और मिडिल की भी हुई, और गांव से ही बीएससी तक हमने चंडेसर डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर महाविद्यालय से शिक्षा ग्रहण किया है। और बीएससी के बाद लॉ का स्टडी हमने सिविली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ से किया। और इसके बाद कर्तव्य क्षेत्र में या जीविकोपार्जन के क्षेत्र में अग्रसर होने का जब समय आया, तो मेरा प्रथम जो इच्छा थी वो फिजिक्स का प्रोफेसर बनने की थी। चूँकि पिताजी कोर्ट में रह काम करते थे क्लर्कल कैडर में, तो मैं जाकर के देखा तो बहुत एडवोकेट्स जो लीडिंग एडवोकेट्स थे, उनका बहुत सम्मान था। 20 आदमी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, और वो जाते थे तो उसके बावजूद भी बहस करते थे। तो मुझे जब लगा कि यह चैलेंजिंग जॉब है। अच्छा। तो इसको मैंने अडॉप्ट करने के बारे में इसकी आपने पढ़ाई की, इसका मतलब? हाँ, पढ़ाई किया। और पढ़ाई करने के बाद फिर दिमाग में यह बात घूमने लगी कि एडवोकेट्स का जॉब भी उसी तरह से बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रह गया है। तो देखा कि एक स्वतंत्र ढंग से न्यायपालिका के मुंसिफ मजिस्ट्रेट का जो कार्य संपादन का तरीका है, तो मुझे लगा कि ये बेहतर जगह है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मैंने परीक्षा दिया। अच्छा। PCSJ का। संजोग से मेरा चयन नहीं हो सका।
बीच में 85 में बिहार से एपीओ की वैकेंसी आ गई, एपीओ हो गए और क्लास 2 की पोस्ट, सीनियर क्लास 2 की होल्ड किए। अच्छा। और उस बीच मजिस्ट्रेट का भी एग्ज़ाम दिए, जिसका रिज़ल्ट होते होते काफ़ी समय लग गया। अच्छा। और मजिस्ट्रेट में भी फाइनल सिलेक्शन हुआ बिहार में। अच्छा, किस सन में आपका हुआ? 2000 में। तो 2000 में आप बिहार पीसीएसजे से गए आप कि जेएस? पीसीएसजे में हुए, लेकिन हमको चूँकि 14 साल हो चुका था एपीओ में। अच्छा अच्छा। तो हमने ये सोचा कि अब वहाँ जाके ज़्यादा से ज़्यादा एडीजे या सब जज, तो बेहतर ये है कि अब इसी कैडर में रह जाते हैं। और मुकदमा जो है सुप्रीम हाई कोर्ट में हम लोग लड़ने लगे, एक तो आईपीएस भेजने का, अच्छा, जो वहाँ हुआ करता था पहले। एपीओ आईपीएस हो जाता था? हाँ, आईपीएस कुछ लोग हुए हैं, 74 का जो वर्दी होल्डर थे। अच्छा। वो आईपीएस हुए, डीआईजी तक पहुँचे लोग। अच्छा अच्छा, ये बिहार की स्पेशल व्यवस्था थी? हाँ, वो पुलिस मैनुअल में सेक्शन 247A अच्छा में ये व्यवस्था थी। लेकिन बाद में पुलिस एसोसिएशन वालों ने डीजीपी के माध्यम से इस कैडर को क्रश किया और लोगों को होने नहीं दिया। फिर पटना हाई कोर्ट में रिट हुई, उसने फिर इसको बहाल किया। अच्छा। लेकिन वस्तुतः कोई हुआ नहीं और हम लोग फिर अपनी इंटरेस्ट खो दिए। नहीं हुआ कि मुंसिफ में ही देखा जाए। मुंसिफ में जब हो गया तो 14 साल हो चुका था, तो मैंने सोचा कि प्रमोशनल एवेन्यू कम है तो देखते हैं। तो ये डीजे का जो वैकेंसी आनी शुरू हुई दिल्ली और यूपी और बिहार, तो एपीओ को पहले लिया नहीं जाता था एचजीएस कैडर में। हाँ हाँ। तो हमने रूलिंग सुधार करके देना शुरू किया। हमारा ही बैच झारखंड में प्रथम बैच था जिसमें एपीओ एडीजे हुए। अच्छा अच्छा। हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कौशल वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा के मामले में 13 में एक रूलिंग दे दिया। और उसके पहले भी अच्छा। एक रूलिंग थी जिसके आधार पर हम हर एडीजे एग्जामिनेशन के फॉर्म में ही उसको ले डाउन करते थे। वी वेर ऑलरेडी रजिस्टर्ड एज एडवोकेट, देयरफॉर आवर सर्विस बीइंग रेंडर्ड बी काउंटेड एज एडवोकेट। तो वो जो है हमको मतलब अब सारे एपीओ को अब वो सुविधा मिल गई? हाँ, अब मिल चुकी है। तो वहाँ से सफ़र आपका शुरू होता है जेएस? किस सन में आप मैंने 2001 में कर लिया था। अच्छा। और 2001 में ज्वाइन करने के बजाय जनवरी 2002 में हमने ज्वाइन किया। अच्छा। तो तुमको सेवा भी जुड़वानी थी और वो काम थोड़ा पेचीदा था। अच्छा। तो हमने ऑर्डर करवा लिया। 2 आदमी का ही केवल हुआ, बकिया लोग करवा नहीं पाए। अच्छा। तो लेंथ ऑफ सर्विस के पर्पज़ के लिए, पेंशन के पर्पज़ के लिए वो फ़ायदेमंद रहा। एज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है, जो आप नाम सुने होंगे। वो एक हिल स्टेशन के रूप में बहुत प्रख्यात है। जैसे रांची हजारीबाग इन दोनों का नाम आता है। जिगरी तलैया भी उसी ज़िले में था। अच्छा अच्छा। बाद में कट के वो चला गया कोडरगांव में। अच्छा। बहुत बड़ा ज़िला था वो। तो बिहार में कार्य करने का जो अनुभव है अपने न्यायिक क्षेत्र में, तो वहाँ किस तरह से आपने अपने आप को एडजस्ट किया? सबसे बड़ी प्रॉब्लम नक्सल प्रॉब्लम थी। जो मैं पहली बार जब पोस्ट हुआ एज एपीओ जहानाबाद। अच्छा अच्छा। हजारीबाग में ट्रेनिंग हुई 6 महीने, उसके बाद एपीओ जहानाबाद आके पोस्ट हुआ और 3 साल वहाँ मैंने सर्विस किया। उसके बाद धनबाद ट्रांसफ़र हुआ, धनबाद के बाद गिरिडीह ट्रांसफ़र हुआ और गिरिडीह से हम एचजीएस में अपीयर हुए और फिर उसी हजारीबाग में एडीजे ज्वाइन किए, जहाँ पहले एपीओ में 14 साल पहले अच्छा अच्छा हम ट्रेनिंग में थे। और जनपद न्यायाधीश के रूप में कहाँ आपने? हाँ, तो और उसके बाद रांची में एडीजे हुए और 5 साल 3 महीने में हम जनपद न्यायाधीश जामताड़ा हो गए। उसके बाद हमको लेबर जज धनबाद, एपीओ धनबाद में थे 5-6 साल, उसके बाद 6 साल, 3 साल लेबर जज भी हुए 10 साल के अंतर पर। अच्छा अच्छा। और वहाँ से फिर एक गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है, वो यूपी, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ 3 प्रांत की बाउंड्री है। अच्छा। हाँ, जिसको अमिताभ बच्चन जी ने अपने प्रश्न में एक बार पूछा था, 4 राज्यों से कौन सा ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छा। अपने कौन बनेगा करोड़पति में पूछा होगा। केबीसी में पूछे थे। हाँ। तो वहाँ भी हम करीब 1.5-2 साल काम किए, 1.25-2 साल। और वहाँ से फिर रांची ट्रांसफ़र होकर के आ गए प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट। अच्छा अच्छा। प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट के बाद फिर अंतिम पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट जज लोहरदगा ली और वहाँ से रिटायर हो गए
31 जनवरी 2019 को। अच्छा, और एक सवा साल बैठे रहे और उसके बाद आपके यहाँ गोरखपुर जनपद में आपकी यहाँ तैनाती हो। इंटरव्यू दे दिए और जजमेंट 10 दिए जो मांगा गया था उस पर हमने, यहाँ भी टॉपर मार्क था हमारा, सेकंड पोजीशन थी 37 में आउट ऑफ 151 इंटरव्यू, 37 वेयर सेलेक्टेड। आई वाज स्टैंडिंग एट सीरियल नंबर 2 इन ग्रेडेशन लिस्ट। तो आपकी जो कहानी है कि हाई कोर्ट आप नहीं जा पाए और आपने उसके लिए हाई कोर्ट बड़ा ना जाने का बहुत मेहनत किया, आपने कारण बड़ी था। लड़ाई। एक तो रीजनलिज्म बहुत तेज़ी से फैला हुआ है और बिहार झारखंड में कोई आदमी ही बाई चांस हाई कोर्ट जज, एक अभी हुआ है झारखंड में और 2 अभी तक हुए हैं बिहार में। जबकि मेरिट में हम प्रकाश पांडे और फर्स्ट टॉपर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, ये सभी लोग थे। प्रदीप कुमार श्रीवास्तव पहले थे लेकिन वो अब हमारे बैच के आउट ऑफ 16 पोजीशन पर जो आदमी था उससे भी जूनियर होकर के हाई कोर्ट जज हुए। अच्छा, अंत में हमने 2018 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ से भी उपचार तो नहीं मिला लेकिन डायरेक्शन हुआ, अच्छा, ऑब्जर्वेशन हुआ कि डिस्पोज ऑफ अंडर एटमोस्ट एक्सपेडिशन इफ इट इज़ फाइल्ड बाय दिस पेटिशनर बिफोर हाई कोर्ट। तो एडवोकेट्स को भी देखे कि वो लोग हाई कोर्ट के जजेस बायस दिखाई पड़े तो वो लोग हमारे कॉज पर अच्छा, सही ढंग से कंटेस्ट नहीं कर पाते थे। और उस ऑब्जर्वेशन के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के हमारा मैटर डिसाइड हुआ 3.5 साल में, जब हम स्वयं सामने आ गए और हमने रिप्रेजेंटेशन भी देना शुरू किया और ऑन रिकॉर्ड हमने अपने को रजिस्टर्ड कराया एज एडवोकेट फॉर माई ओन केस। अच्छा, हाँ, और उसका मैंने बहस भी किया करीब 5-6 डेट्स पर। हाँ, लास्ट में 10 सितंबर 2021 को अच्छा, यहीं पर पोस्टेड था तो हमको हाई कोर्ट से वो न्याय मिला। अच्छा, हाँ, और हमको सुपर टाइम स्केल जो 1-4-12 से रिस्टोर करना पड़ा उन्हें। तो उसका ये प्रभाव था कि हमसे जूनियर को जिस दिन उन लोगों ने दिया प्रमोशन, सुपर टाइम स्केल ग्रांट किया 1-4-12 से, उसी डेट से हमको 1-4-12 से ही सुपर टाइम स्केल ग्रांट हुई। तो 20 लाख का फ़ायदा हुआ। अच्छा, लेकिन वो खैर समय बीत चुका ग्लैमरस था। पोस्ट थी, ग्लैमरस जो पोस्ट है हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिविलेज्ड पोजीशन, वो नहीं मिल सकी। वो एक दुखद कहानी में रह गया। लेकिन यह है कि आपने संघर्ष किया और आपने जो है ये संघर्ष चैलेंज को स्वीकार किया। संघर्ष तो हम अपने कॉज के लिए भी किए और क्लाइंट्स के कॉज के लिए एज एचपीपी और एज इसमें एज एस कैडर में डीजे के रूप में भी हमने किया। बिल्कुल बिल्कुल। जिन लोगों को देखा कि लास्ट कतार में बैठे हैं, कोर्ट उठने जा रही है और उनका कोई पूछने वाला नहीं है, उनको बुलाया, कब से आप आ रहे हैं, 2-3 तारीख से हम आपको देख रहे हैं, बताया अपनी समस्या। तो उसके समाधान के लिए हम उद्यत हुए और छोटी छोटी डेट्स दे करके उनके केसेस का निस्तारण निश्चित तौर पर कर दिए। चाहे उसके लिए हमें जितना भी एडवोकेट्स का स्टाफ का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा हो, तो उसका निपटारा हमने कर दिया। निपटारा। हाँ, और दूसरा काम मैंने साइड बाय साइड ये भी किया कि जो जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था क्लरिकल कैडर के लिए, उसमें 120 क्वार्टर बनवाने के लिए 5 एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट से लिया। अच्छा, हाँ, वो किस जनपद में? जनपद जामतारा। अच्छा, इस तरह से लेबर जज में भी गए, बिल्डिंग गिरी तो उसको भी पीडब्ल्यूडी के प्लिंथ में लाने के लिए प्रयास किए लेबर सेक्रेटरी के माध्यम से, और वो करवा दिए। आपके जो पारिवारिक स्थिति पर थोड़ा सा मैं और जानना चाहूँगा। आपके पिताजी कितने भाई थे? मेरे पिताजी अकेले थे। अच्छा। मेरी बुआ थी 3, जिनमें से 2 को मैंने देखा, 3 को देखा था, तीनों अच्छा। को। और आपकी माताजी गृहिणी थी? हाँ, माताजी गृहिणी थी। आपकी शादी कब हुई? शादी मेरे 1982 में हुई, जब मैं रेलवे पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे चुका था। अच्छा। अब पार्ट 3 कंटिन्यू करने वाला था। तो आपकी पत्नी गृहिणी हैं? अब BA पास थी, गृहिणी थी और दिवंगत हो चुकी हैं आपके इसी शहर में। अच्छा। 11 जुलाई को उनका जो है अच्छा। हाँ, ILD से देहावसान हो गया।
अच्छा। जिसका इलाज 2017 से 23 तक लगातार चलता रहा। अच्छा। ऑक्सीजन के डिफरेंट वेज में डिफरेंट इक्विपमेंट्स। क्या नाम था उनका? मीरा अस्थाना नाम था। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? मेरा एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। बेटा रांची हाई कोर्ट में एडवोकेट है, जो दिल्ली लॉ कैंपस से लॉ किया था और वहाँ कुछ दिन तक प्रैक्टिस भी किया था दिल्ली हाई विश्वविद्यालय कोर्ट में। हाँ। अच्छा अच्छा। और बेटी में एक बड़ी बेटी जो है वो PNB में लॉ अफसर है, LLM करके। अच्छा। और छोटी बेटी MA MPhil PhD IR से करके वो असिस्टेंट प्रोफेसर है सिम्बियोसिस पुणे में। अच्छा, तो आपकी बतौर चेयरमैन जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग गोरखपुर में तैनाती कब हुई? वो 27 अगस्त 2020 को हुई। अच्छा। जो इस वक्त पर पीछे लगा हुआ है। अच्छा, तब से आप लगातार यहाँ जो है। जी हाँ, अब हमारे रिटायरमेंट का समय भी आ गया है, जो 5 जनवरी को। अच्छा, 2024 को। हाँ। खैर, जो आया है उसको जाना है। निश्चित सेवा में भी सेवा में आया है, चाहे पैदा कहीं हुआ भी है। कहीं भी आया है जो तो आया है जाना सो ही जाना है। जाएगा। अब वह जो है राजा रंग करे। तो आप जो है उपभोक्ता आयोग के चेयरमैन हैं, तो उपभोक्ताओं का एक बहुत बड़ा दायरा है। उपभोक्ता जब भी कहीं उसे लगता है कि हमारे साथ कोई ठगी हो रही है, हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है, तो बड़ा गर्व होता है उसे उपभोक्ता न्यायालय पर। तो एक उपभोक्ता कैसे आपके पास पहुंच सकता है अपनी पीड़ा लेकर के? क्या है उसके लिए जो है, क्या व्यवस्था है? देखिए, जहाँ लीगल अवेयरनेस होना चाहिए इसके लिए, और लीगल अवेयरनेस एक सोशल बेनेवलेंट लेजिस्लेशन है ये, जिसके तहत हम कार्य करते हैं। तो इसका प्रचार प्रसार निश्चित तौर पर होना चाहिए, लेकिन हमारे पास न उस तरह का कोई फंड है, न उस तरह की कोई मशीनरी है, न स्टाफ है उस तरह का। तो हम उसके प्रचार प्रसार के लिए DLSA के चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट जज को अनुरोध पत्र भेजते हैं, और मीडिया वाले लोगों को भी अनुरोध पत्र भेजते हैं, और वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रिज बिहारी जी मीडिया से कुछ संबंध रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको भी बहुत सारे पेपर्स लेटर्स दे दिए जाते हैं। नहीं है, वो उसका असर है। और जब जजमेंट आपके जो है प्रकाशित होते हैं, और जब एक उपभोक्ता को लगता है कि अरे ये तो जो है बड़ा अच्छा जो है फैसला हो रहा है, तो उनके पास उन जागरूकता का एक बहुत बड़ा माध्यम है। एक बेनेवलेंट लेजिस्लेशन है। डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको रिक्वेस्ट लेटर जाता है कि आप मीडिएशन में आइए। जो हमारे समन्स जाते हैं उसमें जाता है कि आप मीडिएशन की सहायता लें, ताकि सुलभता से और सुगमता पूर्वक आपके वादों का दक्ष लोगों के द्वारा निष्पादन कराया जा सके। तो सर, जैसे अगर एक उपभोक्ता के बारे में अगर हम जानना चाहें, तो उपभोक्ता कौन है? जैसे कोई व्यक्ति कैसे डिसाइड कर सकता है कि हम कंज्यूमर हैं? हाँ, कोई भी व्यक्ति जो सेवा प्रतिफल के बदले लेता है, अच्छा, वो उपभोक्ता है। और कोई गुड्स खरीदता है या सेवा, तो दोनों प्रतिफल के बदले, तो अगर उसमें कोई शॉर्टकमिंग है, डिफेक्ट है गुड्स में, क्वालिटी में, बल्क में, नेचर में, तो उसका परिवाद यहाँ पे ग्रहणीय है। उसी के साथ साथ सेवा में अगर कोई शॉर्टकमिंग है, उपभोक्ता का त्रुटि है और उससे क्षति होती है, तो उसका भी, ये 2 क्षेत्र हो गए। तीसरा क्षेत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें बिना प्रतिफल दिए, अच्छा, ये लगता है कि भारतीय जनतांत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत जो एक शब्द है पोटेंशियल यूजर्स, बिल्कुल, पोटेंशियल यूजर्स की डिफिनीशन भी दी हुई है, लेकिन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दी हुई है। अच्छा, तो उसको समझने में न्यायाधीश, सदस्य, एडवोकेट सभी को दिक्कत होती है। अच्छा, लेकिन संक्षेप में वो इस तरह से समझा जा सकता है कि जिसे कोई सेवा प्राप्त करने का हक है, या जो सेवा प्राप्त करने के लिए या किसी भी प्रयोजन से कहीं जाता है, जैसे एक जानते होंगे आप, टॉर्च में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, बिल्कुल, कठोर दायित्व, कठोर दायित्व। अब उस एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बदल चुकी है। बिल्कुल, वो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1987 में
उसको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में ला दिया गया है। अच्छा। रायलैंड वर्सेस फ्लेचर 1868 का जो ILR का केस है वो फॉरेन का, बिल्कुल बिल्कुल, वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पर रहता था, अब एब्सोल्यूट लायबिलिटी यहाँ हो गया है। अच्छा। अब कोई वस्तु अगर आप ला करके संग्रह करते हैं, वाटर हो, परफ्यूम्स हो या कोई गैस हो, जैसे आपका भोपाल कांड हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको आपको नियंत्रण में रखना होगा। अगर उसके वहाँ से निकल करके किसी को क्षतिग्रस्त मतलब करती किसी है, भी आम जनमानस को अगर उससे कोई क्षति होती है, हाँ, तो वो भले ही उसका भुगतान किया हो या न किया हो, लेकिन अगर उसे क्षति होती है पोटेंशियल तो वह यूजर में उपभोक्ता आ है। सकता है। जैसे हमने यहाँ पे म्यूनिसिपल एरिया में एक व्यक्ति को साड़ मार दिया था, उसका हमने किया है और उसको हमने क्षतिपूर्ति प्रदान किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये दायित्व है भाई, जिसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी दी गई है। हाँ, ये दायित्व है उसमें उनका। है, एक्ट में भी है, जो रूल्स है उनका नगर पालिका का, उसमें भी है कि पशुओं को किस तरह से रखा जाए, कहाँ रखा जाए कि वो सामान्य जन को क्षति न पहुंचा सके। मतलब इस तरह के मामले भी आपके यहाँ कोई भी व्यक्ति जो है एक उपभोक्ता के रूप में, मतलब वादी के रूप में आपके यहाँ आ सकता है। बिल्कुल आ सकते हैं। अच्छा, जो परिवादी होता है, जो पीड़ित होता है, वो कहाँ दावा दाखिल कर सकता है? हमारे यहाँ वो मैनुअल रूप से दावा दाखिल कर सकता है, स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से, और दूसरा है कि वह ऑनलाइन भी कर सकता है। जैसे जो जुरिस्डिक्शन है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गोरखपुर का रहने वाला है और वह सामान बम्बई में ख़रीदा है, तो क्या वो गोरखपुर में दावा कर सकता है? बिल्कुल, ये नए एक्ट के अच्छा सेलिएंट फीचर्स में आप समझें कि पहले यह नहीं था। अच्छा। जो व्यक्ति जहाँ रहता था वहाँ दावा नहीं कर सकता था, प्रतिवादी जहाँ रहता था या प्रतिवादी गण जहाँ रहते थे, दावा वहाँ होता था जहाँ वो कारोबार करते थे, जो CPC में व्यवस्था है। बिल्कुल बिल्कुल। या जहाँ वाद कारण उत्पन्न हुआ है वहाँ। लेकिन अब है कि वाद कारण और डिफेंडेंट के आवास, व्यापार और लाभ कमाने के स्थान के अलावा जहाँ परिवादी रहता है, उस ज़िले के उपभोक्ता आयोग में भी वह वाद दायर कर सकता है। और अगर कोई संस्था माल विक्रय करती है, सेवा प्रदान करती है और इसमें स्पेशल क्लॉज लिखती है कि इसका जुरिडिक्शन अमुक न्यायालय को मात्र होगा, जैसे बॉम्बे है, दिल्ली है, तो अब उसका कोई अक्सर लोग लिख देते हैं कि किसी भी विवाद के मामले में क्षेत्राधिकार। मालूम है कंपनी वालों को कि यही अभी तक लॉ है, लेकिन एक्चुअली अब जो जुरिडिक्शनल मैटर है, हमने आपको जो बताया कि यही 4 रह गया। अच्छा, अब उनके लिखने से नहीं माना जाएगा नहीं, जुरिडिक्शन आप जो है यहाँ इवेंट तक अगर आप आर्बिट्रेशन क्लॉज रखे हैं कि हमने ये सामान खरीदा, ठीक है, बिल्कुल, अगर हमारे आपके बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है या सेवा के लिए कंटिन्यूस सेवा है, उसमें आप सेवा नहीं दे रहे हैं ठीक से, कोई आपने इंस्टॉलमेंट कराया उपकरण वगैरह का, बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे मामलों में जो वाद दायर होगा यहाँ पे, अगर आर्बिट्रेशन की भी शर्त रखी है, आर्बिट्रेशन की शर्त भी अगर दी गई है, तब भी वो भुगतान न्यायालय में आ सकता है। तो भी आ सकता है, क्योंकि 1986 के एक्ट में भी था ये प्रावधान, सेक्शन 3, और इस एक्ट में उसके ऊपर सेक्शन 100 बन गया है। अगर आपने वहाँ दावा दाखिल कर दिया तो हमारा नहीं होगा, लेकिन वहाँ आपने दावा दाखिल नहीं किया तो हमारे यहाँ आप अगर दावा दाखिल कर दिए तो आपके क्षेत्राधिकार का अल्पीकरण नहीं होता है। अच्छा, और हम उसको इंटरटेन कर सकते हैं और किए हैं बहुत सारे। अच्छा अच्छा, तो सेक्शन 100 जो है अभी वरदान के रूप में नया एक्ट 2019 जो आया, अच्छा, उसमें 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर 1 तो मीडिएशन का प्रावधान कर दिया गया कि प्रत्येक जिले में एक मीडिएशन प्रकोष्ठ सरकार स्थापित करेगी। जैसे एक कंज्यूमर अगर जैसे बैंक से जुड़ा हुआ कंज्यूमर है या किसी बीमा से जुड़ा हुआ कंज्यूमर है, तो उसका भी जो है वो भी इस दायरे में आता है। बिल्कुल जो है बिल्कुल आता है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये तो बहुत जैसे इम्पोर्टेंट, बैंकिंग लोकपाल वगैरह की बात जो कही जाए। अच्छा, बट लोकपाल इज़ नॉट ए जुडिशियल अथॉरिटी, तो उनके यहाँ से भी जब आपको निराशा हो तो आप यहाँ आ सकते हैं। अच्छा, और आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं? आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं। अच्छा अच्छा,
तो कुल मिलाकर के अब जो है एक उपभोक्ता को इतनी राहत मिल गई कि वो कहीं से भी बात दाखिल कर सकता है, जहाँ वो रहता है, कारोबार करता है, जहाँ प्रतिवादी है, जहाँ काजा फिक्सन है, मतलब विस्तृत दायरा कर दिया गया जो नया संशोधित जो अधिनियम है। और दूसरा था कि अनफेयर जो ट्रेड होता था या अनफेयर पब्लिकेशंस होते थे, एडवर्टीजमेंट्स होते थे, जैसे हीरोज़ हैं किसी तेल का कर रहे हैं कि इसमें लगाइए तो 15 दिन में आपके बाल जो हैं काले हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन एक्चुअली वो होते नहीं, तो उनके ऊपर भी केस हो सकता है। अच्छा, अब जो है फॉल्स एडवर्टीजमेंट में अगर गलत विज्ञापन दे रहे हैं तो हाँ, यहाँ केस हो सकता है। अच्छा। और उसके लिए एक बहुत ही सशक्त संस्था CCPA का उद्भव इस एक्ट में हुआ है। अच्छा। सेंट्रल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स, CCPA। अच्छा। तो ये जो संस्था है इसका दायरा बहुत ही बड़ा है। अच्छा। और ये कंज्यूमर मंत्रालय, भारत सरकार के जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। अच्छा अच्छा। और उसी तरह प्रांत में है, उसी तरह ज़िले में है। तो और प्रचार प्रसार के लिए देखिए हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, कलेक्टर जो है, उसके एक समिति है उपभोक्ताओं की। अच्छा, इसमें जैसे जो आर्थिक क्षेत्राधिकार है। हाँ, आर्थिक क्षेत्राधिकार एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपने पूछा। आर्थिक क्षेत्राधिकार पहले 20 लाख था, जब ये एक्ट आया तो 2019 तो 1 करोड़ हुआ हमारा, और अब जिला आयोग का फिर घटा के 50 लाख कर दिया गया। लेकिन इस 50 लाख में जो पेड है वो 50 लाख तक पेड, और जो रिमेनिंग अनपेड है तो 50 लाख के ऊपर भी जाएगा तो भी यही होगा। अच्छा अच्छा। हाँ। जैसे बीमा के मामलों में हाँ। अगर किसी वस्तु की कीमत 60 लाख है। हाँ। और प्रीमियम उसका 10,000 है। हाँ, तो जो क्षेत्राधिकार होगा वो 10,000 होगा या 60 लाख होगा, क्या नहीं होगा? वो क्षेत्राधिकार जो है वो बीमा प्रीमियम से ही देखा जाएगा। अच्छा। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में किसान खाद खरीदता है, बीज खरीदता है, तो उसको अगर किसी प्रकार की कोई हानि होती है, कोई कष्ट होता है, तो वह भी आपके यहाँ अपनी पीड़ा लेकर के आ सकता है। प्रतिफल दे के गुड्स खरीदा तो क्षेत्राधिकार, हमारे क्षेत्राधिकार में उसको न्याय मिलने का प्रावधान हो गया। अच्छा, मतलब वो इस दायरे में आ गया, वो भी न्याय पाने का अधिकारी हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ जब कोई व्यक्ति दाखिल करता है अपना वाद, तो न्याय शुल्क भी उसे देना पड़ता है या न्याय शुल्क बहुत कम देना पड़ता है, सिविल कोर्ट की तरह से नहीं है। अच्छा। और अधिकतम 50 लाख पर 2,000 रुपये अच्छा है, 5 लाख तक कोई कोर्ट फीस नहीं है। अच्छा। हाँ। 5 लाख तक कोई कोर्ट फीस नहीं है। नहीं। अच्छा, इसमें जो प्रक्रिया है, जैसे मान लीजिए कि दावा दाखिल हो गया और दीवानी मामला समरी है, संक्षिप्त है। जैसे दीवानी मामलों में जवाबदेही में सालों साल फाइल चलती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न आपने फिर पूछा। ये जो जवाबदेही का दायरा था, पहले प्रावधान तो पहले भी था कि इसका 90 दिन में निष्पादन कर दिया जाए, और अगर एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती तो 150 दिन है ना, 150 दिन। अच्छा। लेकिन होता क्या था कि इसको लेविसली यूज करते थे, एडवोकेट्स भी, क्लाइंट्स भी, फाइल कर दिए और इसके बाद जवाबदेही चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कई रूलिंग्स आई। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, 5 जज बेंच ने एक ऑर्डर पास कर दिया, सेक्शन 13, पुराने एक्ट का सेक्शन 13, और अब वो सेक्शन नए एक्ट में सेक्शन 38 में आ जाएगा। अच्छा। उसमें कहा कि जवाब दे चुकी इस एक्ट का जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, वो है कि मामलों का शीघ्र निस्तारण हो, इसलिए समरी प्रोसीजर अपनाया जाए। तो समरी प्रोसीजर में उन्होंने कहा कि 30 दिन WS फाइल करने के लिए समय दिया जाता है, और उसके बाद 15 दिन तक आयोग बढ़ा सकता है। अच्छा। मैक्सिमम 45 दिन। तो 45 दिन के बाद अगर आप जवाबदेही देते हैं तो हमारे ज़िले में या हमारे आयोग में इस पर सुप्रीम कोर्ट की वही रूलिंग लागू कर दी गई है, और 46 अगर होता है तो हम उसको इंटरटेन नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करेंगे, और एक पक्षी मान लिया जाएगा। एक पक्षी मान लिया जाएगा, फिर एक पक्षी रिकॉल भी नहीं होगा। और अपील 45 दिन के अंदर होती है।
राज्य आयोग में। अच्छा और राज्य आयोग के फैसले की 1 माह के बाद, 1 माह के अंदर राष्ट्रीय आयोग में, और राष्ट्रीय आयोग की अपील सुप्रीम कोर्ट में। कुल मिला करके ये तीनों जो संस्थाएं हैं, 3 टायर सिस्टम जो है, इसमें सभी का ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, और इस डिस्ट्रिक्ट फोरम को छोड़ करके बकिया दोनों का अपीलेट और ओरिजिनल दोनों जुरिडिक्शन है। तो जिला आयोग के निर्णय से असंतुष्ट जो है कोई व्यक्ति, 45 वो राज्य आयोग में ही जाना है या उच्च न्यायालय में भी जा सकता है? नहीं, उच्च न्यायालय देखिए एक ऐसी संस्था है जो गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, बोथ आर गार्जियन एंड इंटरप्रिटेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज लॉ। तो इस रूप में आप जा सकते हैं कि एक्सपेडाइट नहीं हो रहा है, बट एक्चुअली हाई कोर्ट कैन नॉट अडॉप्ट अपीलेट पावर। कोई पत्रावली जिसकी पैरवी नहीं हो पाई और पैरवी के अभाव में अगर वो पत्रावली खारिज होती है तो उसके रिकॉल की कोई व्यवस्था है? नहीं। अच्छा, वो भी, उसके लिए भी आपको जाना है स्टेट कमीशन? उसके लिए स्टेट कमीशन जाइए, या हमारे यहाँ अगर आपके पास मियाद बाकी है 2 साल की, अच्छा, सेक्शन 24A या नए के सेक्शन 38 में, तो आप नया कंप्लेंट फाइल कर दे सकते हैं। अच्छा, कॉज ऑफ एक्शन से 2 साल के अंदर ही यहाँ कोई परिवाद आप दाखिल कर सकते हैं, या उसको अगर आप करस्पॉन्डेंस जारी रखे हुए हैं, आपके पार्ट पर गलती नहीं है, तो 2 साल के बाद भी एक्सटेंड होता रहेगा कॉज ऑफ एक्शन। लीगल नोटिस देना जरूरी है? नहीं, लीगल नोटिस देना जरूरी नहीं है, लेकिन लीगल नोटिस देना इसलिए ज़रूरी समझा जाता है कि व्यवहारतः यह समझा जाता है कि सभी स्टेक होल्डर्स अपने पक्ष से ही मामले का निपटारा कर लें। उनको लेट देम बी गिवन वन अपॉर्चुनिटी एट लीस्ट सो दैट मे डिस्पोज ऑफ द केसेस एट देयर ओन लेवल टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ दिस कमीशन एज वेल एज to not to snatch their power। अच्छा, जो निष्पादन की जो व्यवस्था है वो किस तरह से है आपके यहाँ? निष्पादन की जो व्यवस्था है उसके लिए CPC का ऑर्डर 21 रूल 12107 ऑल आर एप्लीकेबल हियर। अच्छा, लेकिन पहले था पुराने एक्ट में कि RC जारी होती थी एग्जीक्यूशन के लिए, अब RC का प्रावधान नहीं रह गया। अच्छा, अब ये आ गया ऑर्डर 21 CPC। अच्छा, और इसमें हमारे इस रूल में है 71-72 जो सेक्शन है हमारा, अच्छा, उपभोक्ता आयोग, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का सेक्शन 71 और 72। तो इसमें 71 में वही ऑर्डर 21 का जिक्र करता है, 72 में कहता है कि अगर कोई पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध उसको दंडित कर सकते हैं 3 वर्ष से अनावधिक कारावास और 1 लाख से अनाधिक। अच्छा, फाइन। हाँ, मतलब इस तरह की दंडात्मक व्यवस्था कर दी गई है ताकि, कर दी गई है। उसको हम बहुत ही केसेस में लागू करते हैं और वो सफल भी होती है। अच्छा, थोड़ी सी दिक्कत है कि पुलिस को जाता है वारंट तो थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन हम पुलिस को भी शोकाज प्रक्रिया तो करते हैं और वही करते हैं। सेक्शन में आपको क्यों न दंडित किया जाए, वही 72 की नोटिस पुलिस को भी। आपने नहीं सुना तो लीजिए आप। अच्छा, जब कोई व्यक्ति अगर अपील में चला जाता है, अपील भी फाइल करने के लिए 50% ऑफ डिक्रीटल अमाउंट आपको जमा करना पड़ता है। पहले 25,000 रुपये जमा करना पड़ता था, अब अगर 5 लाख का है वैल्यूएशन, 5 लाख का अगर डिक्रीटल अमाउंट है तो 2.5 लाख जमा करिए। बहुत बेहतर बातें आपने बताया उपभोक्ताओं के लिए, और जागरूकता का जो आपका एक पार्ट है उस पार्ट का आपने निर्वहन किया है। अब मैं थोड़ा सा आपके शौक़ पर थोड़ा मैं जानना चाहूँगा, चूँकि जीवन वृत्त से जुड़ा हुआ भी मामला है, हमने आपके जीवन वृत्त को इसमें रखा है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बचपन के जो शौक़ थे आपके, सिर्फ पढ़ाई लिखाई का ही शौक़ था बचपन में जो या शौक फिर थे, खेल, फिल्म, साहित्य, अध्यात्म? अध्यात्म साहित्य वगैरह सुनने में तो जरूर इंटरेस्ट था, है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपना नायक मान रखा है।
क्योंकि हम ये पाते हैं कि इस दुनिया में बहुत छोटे से प्राणी के रूप में हैं, हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। दुनिया चल रही है तो कोई असीम शक्ति है जो इसको संचालित करती है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश के कार्य हैं तीनों के अलग अलग, उस तरह के ही कार्य यहाँ न्यायपालिका, विधानमंडल, कार्यपालिका उसी तरह से काम करते हैं। अभी अवसर मिलता है आपको रामायण, गीता और धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का? ज़रूर सुनते हैं, हम टीवी पर सुनते हैं। जैसे वाइफ थी तो बहुत ज़्यादा सुनती थी। अच्छा। शिव पुराण पूरा सुनबे करती थी बैठ करके। अच्छा। और हम भी तो बैठ जाते थे साथ में। भगवान राम के जीवन से जो है आप ज़्यादा प्रेरणा प्राप्त करते हैं, उनकी मर्यादाओं का आपके जीवन पर असर है। रामचरितमानस है, उसके कुछ लाइनें, उसके कुछ श्लोक आपने सुंदरकांड का श्लोक सुना सकते हैं। बिल्कुल, बताइए हमारे दर्शकों को। ओम शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभ फणिन्द्रसेव्यम निशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनिष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुबरम भूपाल चूड़ामणिम नान्या स्प्रिया रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम बदाम च भुवन खिलांतरात्मा भक्तिम प्रेक्षर पुंगम निर्भराम में कामाद्योसहितम कुर्मांसम च अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजबन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बाणरामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बहुत सुंदर जो है। इसके अलावा हनुमान चालीसा, संकट मोचन, ये सब हम जानते हैं, याद भी है। निश्चित रूप से इन सबों से जो आंतरिक शक्ति मिलती है निश्चित उससे जीवन संवरता है और जीवन जीने का एक बेहतर जो है तरीका मिलता है। बड़ी चीज़ ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने कार्य का संचालन भी ठीक से करता है, तरह से गृहिणी हैं वो अपना कार्य संपादन करती हैं, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है। कितना काम करें, दिन भर दौड़ती हैं 5 किलोमीटर के बराबर से ज़्यादा। एक दिन आप काम करिए घर के अंदर ना तो ये समझ में आ जाएगा। और अब तो आ गया है कि उनका भी जो है कैलकुलेशन करिए 9,000 से 10,000 रुपये कम से कम। हाँ, उनके भी कार्य का मूल्य है। हाँ, बड़ा मूल्य है। हाँ, बड़ा मूल्य। मैंने अभी एक जल्दी एक केस में फैसला दिया है। अच्छा। एक गृहिणी जो लाइन लगी थी एक्सपायर हुई, अच्छा, उसका मैंने मंथली इनकम 6,000 रुपये मान कर मैंने बिजली जो लगा था उसको फिर MB एक्ट का फार्मूला लगा करके 9-10 लाख रुपए मैंने दिया। 2017 की एक रूलिंग है उस पर, मोटर व्हीकल एक्ट की 31 दिसंबर 2017 की, नाम अभी भूल रहा है, उसको हम तुरंत लागू करते हैं। चूँकि उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है और आप उस पद पर आसीन हैं, आप चेयरमैन हैं, मुखिया हैं, तो उपभोक्ताओं के लिए चलते चलते कोई संदेश क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर जो भारतीय संविधान है उसमें सीधे लिखा हुआ वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो हम भारत के लोग भारत को संविधान दिए, उसको लागू किए, उसको अर्पित किए आपस को, तो निश्चित तौर पर वो संविधान के विषय वस्तु हैं और सभी विधि जो हैं संविधान की संतान है वो। तो इस रूप में जो किसी विधि के तहत स्थापित स्टेक होल्डर है उसका परम कर्तव्य है कि उसका जहाँ तक हाथ लंबा हो सकता है न्याय देने के लिए उसे बढ़ाना चाहिए। और मैं भी लोगों का आह्वान करता हूँ, ये लोग मैनुअल ढंग से या ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करें। अगर उन्हें कुछ दिक्कत महसूस होती है तो हम अपने मीडिएटर्स को बोल देंगे कि आप इन्हें बताइए इनका क्या अधिकार है और कैसे इन्हें करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक संस्था आ गई है मीडिएटर्स की, बिल्कुल, जिसमें 2 रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं। अच्छा, उन लोगों को मीडिएशन का बहुत लंबा अनुभव है। बिल्कुल, बाकी 4 एडवोकेट्स हैं। अच्छा। चलिए, बहुत सुंदर आपने जानकारी दिया। दर्शकों, आपने देखा कि आस्थाना जी ने बेहतर तरीके से उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जानकारी दिया, अपने जीवन वृत्त के भी बारे में पूरी जानकारी दी, अपने सेवा काल के दौरान किस तरह से आप कहाँ रहे उसके बारे में भी तमाम सारी जानकारियाँ दिया। निश्चित रूप से ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी
आप इससे लाभान्वित होंगे। आस्थाना जी, आपने अमूल्य समय निकाला हमारे लिए और हमसे बात किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद कि आपने पब्लिक कॉज को गंभीरता से लेकर हमारा साक्षात्कार लिया।